इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का शेष भाग पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस की सामान्य प्रॉपर्टी का अध्ययन किया है, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी ठीक, एक, और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम सीधे टॉपिक पर ही आते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है 1896 में हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवर किया था। ये क्या है? ये नेचुरल फिनोमेना है। क्या है? नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना क्यों है? एक्चुअली कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यूक्लियस कहो कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो ये क्या है? दिस इज नेचुरल फिनोमेना ऑफ phenomenon of some unstable न्यूक्लियस। तो कुछ न्यूक्लियस तो काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो उनमें नेचुरल एक्टिविटी की घटना नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो उनमें रेडियो एक्टिविटी की घटना पाई जाती है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये कोई सैंपल है। क्या है? ये सैंपल है किसी मैटर का, ठीक है। इसमें से रेज निकलती है। इसमें 3 प्रकार की रेज निकलती है, 3 टाइप की रेज निकलती है ना। और इस रेज को शुरुआत में अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज कह दिया, ठीक है। पहले इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन अब ज़्यादा इसमें, क्योंकि अब फिज़िक्स ज़्यादा एडवांस हो गया है ना, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी फिनोमेना का मोटे मोटे रूप पता होना चाहिए। इसमें देखो, यहाँ एक सैंपल रखा हुआ है। ये सैंपल का जब स्टडी किया कि इसमें रेज निकलती है, ठीक है ना। तो इस रेज में क्या हुआ कि देखने में इसको क्या किया कि इस सैंपल को, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है ना, और इस सैंपल को एक कंटेनर में रख दिया, जो लेड का कंटेनर है ना। ये कंटेनर है ताकि दूसरे को लगे नहीं ये रेज, ठीक है ना। ये रेज जो है एक निर्धारित दिशा में जाए, उसके लिए ये है। तो इसमें इस जो रेज निकल रही थी, है ना, तो इसको इलेक्ट्रिक प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट रख दिया और इनके बीच में पॉजिटिव प्लेट से रेज को गुजारे। तो इसमें 3 तरह की रेज पाई गई, है ना। तो एक ये अल्फ़ा रेज जो नेगेटिव प्लेट की ओर जाती थी। दूसरी रेज ये बीटा रेज है जो नेगेटिव प्लेट प्लस प्लेट की ओर जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की ओर। और एक रेज होती थी जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चली जाती थी, उसको गामा रेज कह दिया गया, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की प्रॉपर्टी देखो क्या है। तो ये 3 तरह। अच्छा, ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, सेल्फ डिसरप्टिव एक्टिविटी है। और ये यही नहीं, दिस इज द न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियर, अभी जो जान जाओ, पहले लोगों को भले नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि ये एक न्यूक्लियर की घटना है।
न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है ना। तो ये जो है एक न्यूक्लियर फिनोमेना है और ये मामला न्यूक्लियस में घटित होता है, ये जो घटना घटित होती है। ठीक है ना। तो इनके प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी। पहला है देखो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज है ना। अल्फा रेज जो होती है ये अल्फा पार्टिकल से बने होते हैं। नंबर एक, द particles are called alpha particle। क्यों ये अल्फा पार्टिकल कहलाते हैं? ये अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं? वो हीलियम न्यूक्लियस, दे आर हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मैंने 4, दे आर, इसको ये कह सकते हो हीलियम न्यूक्लियस। जो हीलियम होता है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, बस बच गया न्यूक्लियस। तो इसमें ये कह रहा है कुल मिलाकर ये कहो कि इसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 पी हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। ये 4 का एक बंडल है ना। ये एक सिस्टम, ये अल्फा पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल है ना। तो इनका मास क्या होगा? देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना हो गया? 4 होता है। इसका चार्ज जेड क्या होता है? मतलब चार्ज वो 2e होता है ना। तो ये प्रोटॉन नंबर 2 होता है, प्रोटॉन 2 हो गए। ठीक है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल इतने हैं। ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलते हैं। यदि कोई स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। मान लो एक्स कोई न्यूक्लियस है, इसमें ए एटॉमिक वेट है, जेड उसका ये है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और वाई बनता है। ठीक है ना। तो वाई, और उसमें मान लो एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल 4 और 2, ये हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल, इसको ये निकला। ठीक है। तो इस न्यूक्लियर का एटॉमिक वेट हो जाएगा A-4 और इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2। ठीक है ना। तो ये जो है एक, ये इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं पेरेंट। जब ये पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होता है अपने आप, है ना। तो इसमें क्या होगा? ये डॉटर न्यूक्लियस बनता है, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है ना। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसमें उसके एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है और उससे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी हो जाती है। ये बेसिकली ये मास कंजर्वेशन नियम है, ये क्या फॉलो करता है। और इसी के साथ साथ गामा फोटॉन निकलता है। गामा क्या है? ये फोटॉन है, एनर्जी है, फोटॉन निकलता है। ठीक है ना। ये इस रूल को पालन करता हुआ अल्फा पार्टिकल जाता है। ठीक है। तो ये अल्फा रेज इस तरह का है। अल्फा रेज में जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। तो अब ये है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये बन गया। ये जरूरी नहीं कि ये वाई जो है यहीं रुक जाए, यही हो सकता है कि इसमें बीटा पार्टिकल इमिट कर दे, है ना। इसमें वाई डॉटर न्यूक्लियाई हो सकता है कि एक बीटा पार्टिकल और इमिट कर दे और साथ साथ गामा फोटॉन निकाले और निकाल करके जेड बन जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह ये चेन रिएक्शन होती रहती है जब तक कि ये स्टेबल न्यूक्लियस नहीं बन जाता है। ठीक है ना। ये घटना होती है
अच्छा आगे देखो, दूसरा वो होती है बीटा, बीटा इमिशन। बीटा इमिशन क्या चीज़ होती है? बीटा इमिशन में ये भी एक न्यूक्लियस की घटना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहता है वो क्या करता है, वो प्रोटॉन में बदल जाता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। इसमें गामा फोटॉन भी निकल सकता है, गामा रेज भी निकलती है। इसको कहते हैं, ये रिएक्शन को कहते हैं बीटा इमिशन। तो ये न्यूक्लियस का, इसका असर क्या पड़ेगा, जब बीटा पार्टिकल निकलेगा, है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। तो बीटा माइनस, तो ये बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स आर, है ना, ये कहो बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कभी कभी न्यूक्लियस में उल्टी घटना भी होती है, ये बीटा पार्टिकल, इसको कहते हैं कि ये न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। प्रोटॉन जो है डिसइंटीग्रेट होता है, प्रोटॉन, है ना, और ये न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन बन करके एक पॉजिट्रॉन इमिट करता है और एक न्यूट्रिनो देता है, फिर गामा एनर्जी भी देता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन, है ना, पॉजिट्रॉन इमिशन। तो बीटा इमिशन में ये पॉजिट्रॉन इमिशन भी हो सकता है, लेकिन जब शुरू जब रेडियो न्यूक्लियस जो बना था, रेडियो एक्टिविटी पढ़ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही लोगों को पता था, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिट्रॉन और ये घटना कहाँ होती है, ये न्यूक्लियस में ही केवल होती है, बाहर नहीं होती। न्यूक्लियस में, इनसाइड द न्यूक्लियस, जो पॉजिट्रॉन इमिशन की जो घटना होती है ना, ये घटना होती है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। न्यूक्लियस के बाहर को ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं ले सकता है, न्यूट्रॉन में नहीं बदल सकता, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है। देखो, तो डेल्टा एम पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी नहीं, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस में ये प्रोसेस हो जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये घटना पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। तो ये बीटा पार्टिकल की बात करें, अभी तो निगेटिव के बीटा करते हैं, है ना, अभी निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड बीटा इमिशन, है ना, बीटा इमिशन को हम लोग लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। देखो, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, चाहे नेचुरल रिएक्शन हो चाहे आर्टिफिशियल हो, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा लागू रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लागू होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लागू होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लागू होता है, ठीक है ना। ये चारों रूल जो होते हैं बड़ी सफाई से लागू होते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, ठीक है। अब देखो बीटा इमिशन का असर क्या पड़ेगा। जैसे मान लो कोई एक्स है, ये एटम है, ये इसने बीटा इमिट कर दिया, वाई में बदल गया और बीटा इमिट कर दिया माइनस, इसका मास 0 होता है ना, और चार्ज -1 होता है। बीटा पार्टिकल का ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 ही लेते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के सापेक्ष लगभग 0 ही रहता है, तो इसीलिए बीटा पार्टिकल को 0 मास से हम वो करते हैं। अब देखो, तो इसका ए क्या हो जाएगा, ए वही रहता है,
जेड 1 बढ़ जाता है, Z+1 हो जाता है। वजह क्या होता है, इसको हम शायद गलत, बीटा को तो ऐसे ही दिखाते हैं, या बीटा को तुम -1 0 से दिखा सकते हो, तो ये सम तुम्हारा बीटा 0 -1 कर दो, तो इससे ये कि ये जेड में से घटेगा। देखो दोनों का जोड़ जो है ये बनता है, ठीक है ना। तो ये बीटा इमिशन में प्रोटॉन संख्या 1 बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव की घटना होती है, तो ये देखो, ये हम उदाहरण लेते हैं, एक्स पार्टिकल है, ठीक है, ये ए है, ये जेड है, ठीक है ना, ये एक्स है, इसमें अल्फा इमिट कर दिया, तो ये वाई बन गया। वाई क्या बन जाएगा, देखो एक अल्फा निकाला, A-4 हो जाएगा, Z-2 हो गया, प्लस ये अल्फा पार्टिकल बना, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल है। ये वाई जो है ये खुद हो सकता है कि एक बीटा इमिशन कर दिया, बीटा इमिशन कर दिया, -1 0, इसने इमिट कर दिया, तो फिर ये क्या बनेगा, जब ये बीटा इमिट करता है तो ये रुका नहीं, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, अल्फा इमिशन बीटा इमिशन की, जब तक कि ये स्टेबल में नहीं बन जाता। तो ये क्या हो गया, अब बीटा इमिट किया तो इसका A-4 तो ये वही रहा, ये जेड है, जेड कर दो, ये जेड में पहुंच गया, तो A-4 हो गया और ये Z-1 हो गया, ये इसका, और एक बीटा इसने निकाल दिया 0, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ क्या, तो ये जो पीछे वाला सैंपल जो आपने देखा था ना पीछे यहाँ पर, कि एक ही सैंपल से बीटा रेज भी निकल रही है, अल्फा रेज भी निकल रही है, गामा रेज भी निकलती है, ठीक है ना। तो देखो एक बार में ये जो है या तो अल्फा एमिटर होगा, अल्फा निकालेगा और बीटा निकालेगा, ठीक है ना, और दूसरे बार में डॉटर न्यूक्लियर हो सकता है कि वो अल्फा बीटा एमिटर हो जाए, ठीक है ना। तो शुरुआत या तो अल्फा एमिटर होगा या बीटा एमिटर होगा, और फिर डॉटर न्यूक्लियाई हो सकता है कि अब वो दूसरे तरह का पार्टिकल निकाल दे। लेकिन देखो जो अल्फा है, अल्फा एमिटर हो तो भी गामा फोटान निकलते हैं, गामा पार्टिकल निकलते हैं, लाइट एनर्जी। गामा क्या है, वो एनर्जी ट्रांजिशन न्यूक्लियर का जो होता है ना, न्यूक्लियस जो है मान लो पहले स्टेज ये स्टेज में है, बाद में ये स्टेट 2 में आ गया, नीचे ग्राउंड स्टेट में आ गया, और ऐसा करके वो गामा फोटान देता है, ये डेल्टा ई के बराबर एच न्यू, ये गामा फोटान देता है ना, गामा पार्टिकल देता है। तो गामा पार्टिकल क्या है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन से फोटान निकलते हैं, वैसे ये न्यूक्लियस के अंदर का स्टेट ट्रांजिशन होता है ना, उससे क्या होता है, उससे गामा फोटान निकलते हैं। तो चाहे अल्फा इमिशन हो चाहे बीटा इमिशन हो, है ना, गामा फोटान दोनों स्थिति में निकलता है, ठीक है ना। और गामा फोटान क्या होते हैं, गामा रेज जो होती है तीसरी, वो क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। देखो ये तुम जानते हो, मोजले ला पढ़े थे, तो ये के सेल में जब ट्रांजिशन होता है, के सेल में भारी एटम में के सेल का ट्रांजिशन होता है, तो एक्सरे निकलता था। एक्सरे की लिमिट 0.1 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना, इसके लैम्डा 0.1 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होती है। लेकिन गामा फोटान जो होते हैं, गामा रेज जो होते हैं, उनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है, ठीक है ना। ये बहुत ही हाई एनर्जी फोटान होते हैं, जिनकी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, छोटे मोटे नहीं होती। ये बहुत ही हाई एनर्जी
पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है और इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत है, इसके अंदर एनर्जी बहुत है। और जैसे मान लो कोई बायोलॉजिकल सेल में पहुंच जाए, इन पर अटैक कर, इस पर पड़ जाए, तो उसमें जेनेटिक चेंज कर देते हैं, मॉलिक्यूलर चेंज कर जाते हैं, या उस सेल को नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा ही काम गामा रेज का होता है। तो गामा के बारे में सिर्फ इतना ही समझो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। और अल्फा बीटा जब इमिशन होता है, न्यूक्लियस की घटना होती है, तो उसमें गामा रेज निकलती है, ठीक है ना। अब ये देखो, रेडियो एक्टिविटी के कुछ रूल हैं। रूल को एक नज़र मार लो, हालांकि हम लोग इस पर बहुत से बात कर सके हैं। पहला देखो, ये रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which doesn't depend upon external factor like temperature, pressure and radioactive element। देखो प्रेशर, दूसरी बात ये जो है, ये एक कोई मान लो तुम्हारा एटम है, ये रेडियो एक्टिव कब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा बड़ा सैंपल हो तो उसमें एक रूल के अनुसार इसमें इंटीग्रेशन होता है, और ये अपने आप होता है। कोई इसको जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो क्या होती है? वो अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, और उसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन एन एटम इधर, अच्छा, या तो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या बीटा पार्टिकल, ठीक है ना। तो एक एटम डिसइंटीग्रेशन होगा तो या तो अल्फा निकालेगा या बीटा निकालता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकालता, एक बात। दूसरी बात, दोनों के साथ ऑल्सो एट ए टाइम ए एटम विल नॉट इमिट द मोर देन वन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, साथ ही साथ एक बार में एक अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा नहीं निकालता, है ना, और एक बीटा पार्टिकल से ज़्यादा भी नहीं निकालता। तो मैंने एक बार में एक ही बीटा निकालेगा, एक ही अल्फा निकालेगा, ठीक है। और या तो अल्फा निकालेगा या बीटा निकालेगा, ये दूसरे का मतलब सिर्फ इतना है। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम विल चेंज इट। क्या बोल रहा? इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये चेंज को तो हम लोग देख लिया, क्या कि ये जो डॉटर एटम बनेगा ना, डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, उसके चार्ज को 2 यूनिट घटा देगा और मास को 4 यूनिट कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। यही बात बोल रहा है, जैसा कि हम लोग पीछे देखें। चौथा बोल रहा है कि बीटा इमिशन का क्या असर पड़ेगा? बीटा यूनिट से उसका एटॉमिक वेट, जो उसके प्रोटॉन संख्या है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाती है। बाकी उसके मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास पर, कोई मास नंबर पर उससे असर नहीं पड़ेगा, है ना। मास नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। पांचवा क्या है? ओके, ये जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, कितने डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में आएगा, ये जो होती है वो इस बात पर निर्भर रखता है कि कितने पार्टिकल, कितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बचा हुआ है। इसको आगे हम मैथमेटिकली हम लोग करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अब हम लोग अभी तो सब्जेक्टिव बात की है ना। मान लो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है ना, ये डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सब्सटेंसेस क्या है? देखो, रेडियो एक्टिव, मान लो हमारे पास ये एक सैंपल है, इसमें N0 शुरू में N0 एटम है,
ठीक है ना। इसमें से कुछ अल्फा निकलते हैं, उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल, मान लो कोई भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ये अल्फा बीटा कुछ भी हो रहा है, मान लो इसमें अभी मान रहे हैं हम सिंगल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें n0 था, है ना। अब उसके बाद इसमें से कुछ निकल गए, तो t समय के बाद मान लो अब ये क्या हो रहा है, इसमें n मॉलिक्यूल रह गए, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि रेट ऑफ ये dn/dt, dn/dt क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, इस चीज को क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब 1 सेकंड में कितने पार्टिकल टूट रहे हैं, ये बात है। ये है, ये कह रहे हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, इस n पर निर्भर होता है, इस बात पर नहीं कि शुरू में आपने कितना लिया, बल्कि किसी क्षण पर जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस क्षण पर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उस सब्सटेंस का। तो इसलिए अब रेडियो एक्टिविटी का ये बनता है dn/dt इक्वल टू माइनस लेमडा सम कांस्टेंट लेमडा n। ये जो है डिसइंटीग्रेशन का ये रूल है, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टिकल पर, न्यूक्लियस पर, ये इस पर निर्भर करता है। अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए हम सिंपल तरीका लेते हैं। देखो मान लो n इक्वल टू a e की पावर ओमेगा t, इसका एक्सेलरेशन है, तो dn/dt कितना हो जाएगा, देखो a ओमेगा e पर ओमेगा t हो गया, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा n हो गया कि नहीं। तो बस अब यहाँ पर रख दो, इसमें ये इक्वेशन 1 में ये dn/dt की वैल्यू रख देते हैं ओमेगा n। अच्छा ये माइनस क्यों लिया, कि ये जो मात्रा है वो घट रही है, dn/dt जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं तो ये n को घटा रहे हैं, तो ओमेगा प्लस लेमडा n इक्वल टू 0। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू लेमडा, ओमेगा इक्वल टू माइनस लेमडा, ठीक है ना। बस आपका सॉल्यूशन तो एक ही मिला, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसका सॉल्यूशन हो गया इस 2 नंबर में, आप इसको रख दो n इक्वल टू a e की पावर माइनस लेमडा t, किसी क्षण पर, ये जो है इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हुआ किसी क्षण पर कितना एटम बचे, कितने न्यूक्लियस बचे हुए। इसको अगले स्लाइड पे ले चलते हैं। देखो हमारा जो सॉल्यूशन आया n इक्वल टू n e की पावर माइनस लेमडा t, ठीक है ना। अब इसमें n नहीं आया, n a आया ना, a हमारा क्या लिख दिया हमने, a लेमडा t a। तो ये a की वैल्यू को हम लोगों को निकालना है कि एट t इक्वल टू 0, मान लो शुरू में आपने n0 सैंपल लिया, ठीक है ना, दैट इज n वाज n0, t इक्वल टू जब t 0 था, जब से हमने देखना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व किया, उस समय वो n0 आपके न्यूक्लियस थे, ठीक है ना। अब उसमें इस वैल्यू को रखो, a की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू n0 हो गई इक्वल टू a e पर माइनस लेमडा 0,
है ना। तो ये हो गया एक ए ई पर 0 घात અને ए, ठीक है ना। ए इक्वल टू एन जीरो, तो हमारा सोल्यूशन हो गया एन इक्वल टू एन जीरो ई पर माइनस लैम्डा टी, ठीक है कि नहीं। ये एक बात है। तो अब इसका यदि आप ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये n इक्वल टू एन जीरो ई पर माइनस लैम्डा टी, ये तुम्हारा ग्राफ है। ऐसा तुम करंट के मामले में दिए हो, कैपेसिटर चार्ज होता है ना, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो इस तरह का फंक्शन तुम्हें आया होगा। तो देखो, तो ये क्या है कि N0 एटम थे, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते गए, ये हो रहे, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व बनाते रहे। हमारा इंटरेस्ट है कि कितने देर में यह आधा हो जाएगा, है ना। इट विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। लेट एट टी इक्वल टू मान लो कैपिटल टी, है ना। ये आधा हो जाएगा। आधा कैसे होगा, देखो n की वैल्यू अब N0/2 हो गई, इक्वल टू N0 ई पर माइनस लैम्डा टी। ये हुआ, N0 से N0 कट गया, तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि 1/2 इक्वल टू ई पर माइनस लैम्डा टी हो गया। दोनों ओर का लॉग ले लो, माइनस ln2 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, लॉग ले लिया। और इसका ये हो गया कि ये t की वैल्यू कैपिटल T अब हो गई, यानी t इक्वल टू ln2/लैम्डा, है ना। इस चीज़ को हाफ लाइफ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, है ना। लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लैम्डा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। ये जो लैम्डा है अलग अलग सैंपल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ना। लेकिन एक मटेरियल के लिए लैम्डा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू लैम्डा के मामले में हो गया 0.693/लैम्डा, ठीक है ना। ये इतना हो, तो ये हाफ लाइफ है। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है, देखो आप मान लो ये N0 सैंपल लिए, तो t हाफ लाइफ टाइम के बाद, ये हाफ लाइफ समझ में आई, ये t टाइम है हाफ लाइफ में, ये हो जाएगा N0/2। फिर अगला N0/2, ये t टाइम में ये N0/4 हो गया, 4 हो जाए, आधा हो जाएगा। ये जो बचा है इसका आधा हो जाएगा। ये बड़ा मज़ेदार फिनोमेना बनता है। ये जो है फिर अगले टी टाइम के अंदर, है ना, ये इन दोनों का इंटरवल है, बस खाली इतने टाइम का इंटरवल है टी, ये N0/8 हो गया। फिर अगला ये टी टाइम के बाद N0/16 हो गया, ठीक है ना। अब इस t इक्वल टू 0 यहाँ पर ले लो, इस टाइम स्केल में नापोगे तो यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इस समय के साथ 3t लगा, यहाँ से यहाँ तक 4t लगा, ठीक है ना। तो ये मान लो n है, ठीक है ना, और ये N0 है। तो ये टाइम कितना है, देखो आप ये कह सकते हो कि N/N0, है ना।
में टाइम कितना लगेगा, टी इक्वल टू 1/2 पे ये कितना रह जाएगा, 1/2 पे T/T। ये फॉर्मूला रहता है कि मतलब इतने हाफ लाइफ के बाद कितना बच गया। ये तो इसमें ये एक क्रम बनता है, आप इसको वेरीफाई कर लो। मैंने टाइम t का वैल्यू देखो, ये 2t रख दोगे तो n/4 हो जाएगा, 3t रख दो तो n/8 हो जाएगा, 4t ले लो तो ये हो गया। तो n इक्वल टू n0 1/2 पर T/T का। ये बहुत उपयोगी फार्मूला है, इसको याद करके रखना है, इस पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी की ये एक घटना आपने देखा, और उसका ये मैथमेटिकल कि किसी समय पर कितना रह जाएगा, कितनी मात्रा रह जाएगी, अच्छा उसका डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, है ना। ये तो ये dn/, पहला इसका काम का हमारा लगता है dn/dt इक्वल टू लैम्डा n, और लैम्डा को कितना होता है कि 0.693 बाई लैम्डा इक्वल टू t, ठीक है ना। तो लैम्डा को आप ये लिख सकते हो 0.693/t, हाफ लाइफ दिया होता है कई बार, तो ये इतना। इस फार्मूले से कि पर सेकेंड डिसइंटीग्रेशन कितना मिलेगा इस पर दिखेगा, माइनस रहता है, माइनस मैंने इसका रेट कि अमाउंट को कम करता जाता है, लेकिन नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ये इतना मिलता है। एक फार्मूला ये आपके काम का रहता है, दूसरा फार्मूला ये रहता है, ठीक है। और एक तीसरी बात और देख लो, मान लो ये एक न्यूक्लियस है, देखो हमारा काम क्या है, न्यूक्लियस विथ 2 मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, 2 मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये एक मोड में मान लो अल्फा इमिट कर रहा है, तो इसका ये लैम्डा 1 है कांस्टेंट, ये अल्फा इमीटर है यहाँ करके, n0 था इसमें, किसी समय पर n है, रुक जाओ यहाँ पर। अब दूसरा मान लो ये बीटा इमिशन कर रहा है, इसका कांस्टेंट जो है लैम्डा 2 है, ठीक है ना। और फिर ये n डैश पे आया, n0 था, ये n पे आया, ठीक है ना। ये इस तरह का मोड है, एक ही मटेरियल जो है दो रास्ते से जा रहा है, दो रास्ते से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ देगा। एक न्यूक्लियस जब इसे इंटीग्रेट करेगा तो या इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, लेकिन ये भी हो पॉसिबल है कभी कभी, मान लो एक न्यूक्लियस है ना, जो दो मोड से, दो रास्तों से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना। दो रास्ते क्या हुआ, दो मोड हो गए, या तो वो बीटा इमीटर हो गया तो बीटा भी इमिट अपनी मर्जी से कर सकेगा, और वो अल्फा इमीटर है तो अल्फा भी इमिट कर सकता है, अल्फा बीटा दोनों ही वो इमिट कर रहा है, ऐसा स्टेज है। तो भी क्या होगा, देखो dn/dt के लिए जो तुम्हारा फार्मूला होगा, देखो लैम्डा 1 एक मोड से, दूसरा लैम्डा 2 दूसरे मोड से, है ना। दोनों ही स्पॉन्टेनियस और दोनों ही अपने हिसाब से अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऐसा होगा, ठीक है ना। तो फिर हाफ लाइफ का क्या होगा, देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दोनों के लिए अलग अलग होगा, 0.693 1/T1 प्लस 1/T2, ठीक है ना।
तो इसका इफेक्टिव हाफ लाइफ जो होगा टी हाफ, 1/T½ जो बनेगा, ये कितना बनेगा 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है कि नहीं? अब ऐसी स्थिति में बस सिर्फ इतना ही समझो। ये बिल्कुल वही लीनियर इक्वेशन है, जैसा सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व होगा, सारी प्रोसेस वैसे ही होगी, लेकिन इसमें हाफ लाइफ जो होगा 1/T½ जो रिजल्टेंट होगा, है ना, तो इसको रिजल्टेंट का कह लो। तो 1/T1 पहले मोड का, दूसरे मोड का इतना, इसलिए इफेक्टिव टाइम, तो टी इफेक्टिव जो होगी, टी इफेक्टिव कितनी होगी, ये हो गई T1 T2/T1 प्लस T2। ठीक है ना? ये कभी कभी ये छोटा मोटा सवाल इस पर भी पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बस आप जान लो। ठीक है ना? तो ये जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, वो उसकी घटना, उसके बारे में इतनी जानकारी है, इतनी जानना है तुम्हें। ठीक है, इतना बहुत है। फिर आगे देखते हैं अगले टॉपिक पर। आगे बढ़ने के पहले हम लोग बीटा एमिशन के संबंध में एक छोटी सी कहानी और समझ लेते हैं। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बीटा एमिशन, बीटा एमिशन। इसमें जो होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, और साथ में ये न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो जो होता है, न्यूट्रिनो के पास चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, उसका मास भी 0 होता है। ठीक है ना? लेकिन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। ठीक है ना? तो होता क्या था कि अल्फा पार्टिकल में ये इशू नहीं आए ज़्यादा। अल्फा पार्टिकल का एनर्जी भी कंजर्व रहता था और उसका मोमेंटम भी कंजर्व रहता था। ठीक है ना? लेकिन बीटा पार्टिकल के मामले में एक समस्या आई कि जो एनर्जी जो बीटा पार्टिकल्स की आई अलग अलग होती थी। उसकी जो एनर्जी होती थी बीटा पार्टिकल की, अलग अलग पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग रहती थी। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है ना? तो ये पार्टिकल के जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, और डीएन के साथ ऐसा कुछ बनाया होगा, तो वह एनर्जी जो है कम होती है। लेकिन तुम जानते हो ये एनर्जी न्यूक्लियर ट्रांजिशन से पैदा होती है, कि न्यूक्लियस यहाँ से चला और यहाँ आ रहा है, और इसमें ट्रांजिशन हुआ, तो इससे ये एनर्जी पैदा हुई। न्यूक्लियस को ये 2 स्टेट में जो चेंज हुआ वो डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई तो उतना ही बननी है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ये एनर्जी कम क्यों हो रही थी? उस समय न्यूट्रिनो की जानकारी नहीं थी। ठीक है? और इस फिनोमेना को पॉली स्टडी कर रहे थे। पॉली को जानते हो, जिसके नाम पर पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। तो वो इसको जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये स्थिति देखा, ये विसंगति, तो उसमें कहा कि एक तो कंजर्वेशन रूल लागू नहीं हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वायलेट हो रही है, और मोमेंटम भी वायलेट हो रहा है, मोमेंटम इज वायलेटेड। लेकिन पाली ने कहा कि नहीं, ये रूल अभी भी फॉलो होने चाहिए, और फॉलो होने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया, न्यूट्रिनो पोस्टुलेट। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी थर्ड पार्टिकल, है ना? पाली ने पोस्टुलेट किया कि देयर मस्ट बी अ थर्ड पार्टिकल, third particle produced in beta decay, in beta decay। ठीक है ना?
उन्होंने क्या है ये पोस्टुलेट किया, और ये इसलिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लागू नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब पॉली का ने न्यूट्रिनो पोस्टुलेट किया, और संयोग से देखो कि ये न्यूट्रिनो पार्टिकल कुछ दिनों के बाद खोज निकालेंगे, ठीक है ना। तो इससे ये पता लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और वो उन परिस्थितियों में भी लागू होता है, हर परिस्थिति में, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है, माने बड़े पार्टिकल का मामला हो, चाहे छोटे पार्टिकल का मामला हो, माइक्रोस्कोपिक हो, उनमें भी ये लागू होता है। तो इसलिए ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इस यूनिवर्सलिटी का यहाँ पर पता लगता है। तो ये पहले, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस इफ 1 ग्राम इमिट्स इतना पार्टिकल पर सेकेंड, ठीक है ना। 1 ग्राम इमिट्स इतना, तो देखो ये dN/dt तुमको पता है, ये दिया है 1.24 × 10 पर, ये दे रखा है ना। इतने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, लेकिन ये बराबर कितना होना चाहिए, देखो n, ये से लैम्डा टाइम n होने चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है 1 ग्राम है, 1 ग्राम, n क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कि 238 ग्राम में कुल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, Na एवोगैड्रो नंबर Na, ये कितना होगा 6.023 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो 1 ग्राम के पास कितना होगा, तो 1 ग्राम के पास कितना हो गया 6.023/238 × 10⁻3, 10⁻23 ग्राम, ये इतने जो है मॉलिक्यूल हैं। तो ये N0 जो है, N जो है आपका इतना आ गया। तो इतने मॉलिक्यूल इतना देते हैं, ठीक है ना। तो N की वैल्यू रख दो, लैम्डा निकल गया। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, देखो 1.24 × 10⁻4 बटा 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना। और ये जो नीचे था 238 को ऊपर कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसका हाफ लाइफ चाहिए क्या, मांग क्या रहा, हाफ लाइफ चाहिए। तो हाफ लाइफ जो होगा 0.693/लैम्डा, ये टी होता है, तो ये हो गया 6.03023 10⁻23 बटा 1.24 238 × 10⁻4 गुणित 0.693, ठीक है ना। इसको सरल करते हैं, देखो कितना आता है। तो ये जो है ना, इसको आप कैलकुलेट करो, तो इतना सेकंड आ गया, है ना। सेकंड, इसको ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 4.259 गुणित 10⁻10 ईयर्स, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल का हाफ लाइफ इतना बन जाएगा, ईयर में आएगा, नहीं तो ये सेकंड आएगा तो सेकंड का इतना ही है।
ठीक है। तो इसमें जो इशू है कि इसमें जो n ले रहे हो ना, नंबर आप पार्टिकल ले रहे हो, तो एवोगैड्रो नंबर में बदल के से आप इसको बदलोगे तो ये इस तरह के सवाल आएंगे, तो इसको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये जो है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड dn/dt है, ये जो है dn/dt है, ठीक है ना। और ये 1 ग्राम दिया हुआ है तो 1 ग्राम को n में बदलो, n पता लगाओ, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर इन्होंने दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है। अगला सवाल ये है कि ये रेडान की हाफ लाइफ जो दिया है 3.8 डेज है, रेडान है रेडियो एक्टिव, कैलकुलेट द हाउ मच ऑफ द 50 मिलीग्राम ऑफ रेडान विल रिमेन आफ्टर 38 डेज। देखो हाफ लाइफ इतना है, 38 डेज में क्या होगा, देखो t इक्वल टू 3.8 डेज, ठीक है ना। t दिया हुआ है 38, तो t/t टोटल टाइम कितना हाफ लाइफ हो गया, 38/10, 3.8, ये हो गई 10। हमने फार्मूला देखा कि n/n0 है ना इक्वल टू 1/2 पर t/t, तो ये कितना हो गया, देखो 1/2 पर 10 घात, ठीक है। n0 कितना था 15 मिलीग्राम, तो n हो गया 15 मिलीग्राम n0 गुणित 1.2 पर 10 घात, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आती है 0.014 मिलीग्राम। ये जीरो ये दशमलव के अंदर है, ये इतना है ना। इसको लॉगरिथमिक टेबल से हम लोग निकालेंगे। तो ये 0.014 मिलीग्राम होगा, है ना। 1/2 पर 10 ग्राम, ये वैल्यू आप लॉगरिथमिक टेबल से निकालो या किसी और तरीके से कैलकुलेटर से, तो आपको इतना आता है, ठीक है। या हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में इसकी वैल्यू सीधे दिए हो। अब अगला सवाल देखो, ये इसमें ढेर सारे सवाल हैं, है ना, इसको पढ़ लो फिर लगाते हैं। ये अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक अकेले सवाल में रेडियो एक्टिविटी पर जितने तरह के सवाल बन सकते हैं सभी को इसमें समाहित किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ 3 सेकेंड है। एट t इक्वल टू 0 गिवन सैंपल हैज कंटेंस 9000 एटम्स, ठीक है, नहीं 8000 एटम, ये इतना दियो। पहला पूछ रहा है कैलकुलेट करिए इसका डीके कांस्टेंट पता लगाओ, ठीक, एवरेज लाइफ पता लगाओ, फिर टाइम पता करो, टाइम t1 when 1000 atom of the isotope X remains the sample, माने इतना रह जाए वो कितना टाइम लगेगा, और नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड एट द सैंपल एट t इक्वल टू t1, नहीं t1 एट द t1 माने जबकि 1000 एटम रह जाएं तो उसमें नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना है। तो देखो पहला सवाल लो कि डीके कांस्टेंट, तो देखो हाफ लाइफ दिया हुआ है 3 सेकेंड दिए हुए, ठीक है। तो लैम्डा चाहिए, लैम्डा पहला काम क्या है, ये लैम्डा है। लैम्डा जो होती है वो 0.693/3 होगी, ठीक है ना। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई
0.231 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये लैम्डा ये कांस्टेंट है, ये सिंपल बात है। ये इसका फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, लैम्डा इक्वल टू 0.693/t हाफ लाइफ, ये इसका फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले से आप कैलकुलेट करो, इतना आएगा। दूसरा पार्ट है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जो डिफाइन की जाती है, देखो टाउ एवरेज लाइफ जो होती है कि एक पार्टिकल कितने देर तक रहा, है ना, उसकी एवरेज लाइफ। तो देखो टी समय में dn पार्टिकल नष्ट हो गए, तो वो टोटल पार्टिकल जो हैं कितने देर तक रहे, 0 से इन्फिनिट तक रहे। ठीक, और टोटल पार्टिकल थे कितने, n0 थे। तो इसको हल करते हुए ये dn की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। और इस चीज़ को अब n कितना होता है, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो dn हो गया, dn जो होता है वो कितना होता है, लैम्डा टाइम n, ये रहता है ना। तो वही यहाँ पर रख दिया, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी लैम्डा टाइम n को क्या होता है, n को n0 e की पावर माइनस लैम्डा t dt हो गया। dn को ये dt हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dn ये आ जाएगा। तो इतना हो गया, और ये बाई n0, तो ये इंटीग्रल हो गया 0 से इन्फिनिटी, है ना। इसमें t भी कहीं आएगा, तो ये इसमें t भी कहीं आता है। तो t इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा t dt भाई, ये इतना हुआ। ठीक है ना, ये एक्चुअली ये तुमको करना नहीं है, बस ये जानो एवरेज लाइफ होती है 1/λ। एवरेज लाइफ होता है 1/λ। तो और इसकी एवरेज लाइफ, ये फार्मूला याद करके रखना, हमें वो थियरी में ही बताना था। एवरेज लाइफ इक्वल टू 1/λ, है ना। और लैम्डा तुम्हारे पास मिल गया, 1/λ को तो 1/.231 इसको बोलते आएगा 4.33 सेकेंड। ठीक है ना, एवरेज लाइफ ये होगी। अगले दो सवाल आगे लिखते हैं। अगला ये पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, अब तीसरा है कि एट टाइम t1 when 1000 atoms of isotopes X remains in sample, वो टाइम बताओ कितने देर लगेगा। देखो पहले n था कितना, n0 था 10,000, 8,000 था। ठीक, n कितना हो गया, 1,000 हो गया, है ना। या n/n0 कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1/2 पर 3 घात हो गया, 3 घात हुआ ना, ये इतना। तो n/इतना जो होती है, ये कितना होती है, n/1/2 पर t/t होती है। ठीक है ना, ये फार्मूला आपने जानते हो कि अभी पीछे देखा था ना कि n/n0 इक्वल टू 1/2 पे कितना घात, t/t घात, है ना। तो इससे ये पता लगा, दिस इम्प्लाइज, है ना, t/t हाफ लाइफ इक्वल टू 3। इसका मतलब t इक्वल टू 3t। अच्छा t कितना है, 3, और 3 सेकेंड का हाफ लाइफ 3 है, तो 9 सेकेंड। अच्छा ऐसे भी आप समझो कि देखो 8,000 एलिमेंट, 8,000 था,
8000 था, ठीक है ना। तो 3 सेकंड के बाद ये 2000 4000 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगले 3 सेकंड के बाद ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, इसका आधा। अगले 3 सेकंड के बाद ये 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया, ठीक है ना। इससे भी आप समझ सकते हो, ये जब बस हमें पता हो कि ये हाफ लाइफ, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, 3 3 3 9 सेकंड तक ये रहेगा, ठीक है। चौथा, नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड एट t1। तो ये जो है 9 सेकंड बीतने के बाद, है ना, वो उस पर इंटीग्रेशन कितना होगा। तो देखो dn/dt जो होती है लेमडा n होता है, ठीक है ना। लेमडा जो दिया है 0.3231, n दिया है 1000। ये चौथा सवाल है, चौथा, ठीक है ना। तो ये हो गया 231 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना। इतने पार्टिकल, इतने एटम 9वें सेकेंड में, 9 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, इतने एटम अभी भी टूट रहे होंगे 1 सेकेंड, ठीक है। ये अगला सवाल देखो, ये इस तरह के सवाल हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर चुके हैं। ये डेटा का है, इसलिए अभी छोड़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब अगला टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो रेडियो एक्टिविटी देखा था, वो रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, अपने आप होता है, नेचर में अपने आप मिलता है। लेकिन अब जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, और हम लोग इस रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन आर्टिफिशियल मैन मेड, है ना। मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शन, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे और उसको अपने यूजफुल काम में उपयोग करेंगे। होता क्या है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेबल न्यूक्लियस into another nucleus by bombarding the former with a suitable high energy particle, ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है कि कुछ न्यूक्लियस हैं जिन पर बम्बारिंग करने पर किसी पार्टिकल के सुटेबल पार्टिकल हम लेंगे। कई बार अल्फा पार्टिकल लेते हैं, कई बार न्यूट्रॉन लेते हैं, कुछ लिया, ठीक है। तो उससे बमबारी करने पर न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है। अच्छा, अब देखो ये जब यहाँ यूरेनियम है, एक उदाहरण है, देखो यूरेनियम 235 है, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, लेकिन यहाँ पर 235 यूरेनियम लिया गया है। और ये क्या है कि इसमें एक न्यूट्रॉन हम कहीं से पैदा किए, ठीक है, और उस न्यूट्रॉन को यूरेनियम में हमने प्रविष्ट करा दिया। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन इनर्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बड़ी आसानी से न्यूक्लियस से, यूरेनियम न्यूक्लियस से टकरा गया। जैसे ही टकराता है, इससे एक मेटा कंपाउंड बनता है, इसको कहते हैं मेटा स्टेट। मेटा स्टेट का मतलब इंटरमीडिएट स्टेट बना, है ना। मेटा स्टेट में पहुंच गया, एक कंबाइंड। तो ये न्यूट्रॉन भी आ गया इसमें, और अब वो न्यूक्लियस हो गया बुरी तरह अनस्टेबल। 236 उसमें न्यूक्लियन आ गए। अब न्यूक्लियस की हालत ये हो गई कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रांग फोर्स है उस न्यूक्लियस को संभाल नहीं पा रहा है। फिर इससे क्या होगा, ये 2 टुकड़ों में बट गया, टूट गया। स्वाभाविक है, ये देखो ये बेरियम बन गया,
और इससे ये क्रिप्टन बन गया। दोनों जो है बीच वाले स्टेज पे हैं, इनकी एनर्जी 8.5 MeV के आसपास है। इनकी भी एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 MeV के आसपास है, ठीक है ना। और इसमें तीन ये न्यूट्रॉन भी पैदा हो गए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये एक न्यूट्रॉन आपने खर्च किया, कहीं से शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 3 न्यूट्रॉन पैदा हो गए, अगले 3 यूरेनियम एटम को ये टारगेट करेंगे, ठीक है। और हर से फिर 3-3 न्यूट्रॉन पैदा होगा। फिर इस तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। देखो हो गया कि नहीं। एक बार आपने इनिशिएट कर दिया मामला और ये रिएक्शन अपने आप शुरू हो गया, और इतनी बेतहाशा एनर्जी पैदा होती है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का ये प्रोसेस है। ये जो बस इसमें सवाल ये है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, एक न्यूट्रॉन खर्च हुआ, आपका प्रोड्यूस होने वाला पार्टिकल उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1:3 का रेशियो है, काफ़ी बढ़िया रेशियो है, और इससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक बार आप किसी तरह कुछ न्यूट्रॉन पैदा कर लो और उसको ये प्रोसेस को इनिशिएट कर दो, इन नो टाइम पूरा सैंपल ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो गया। इसी तरह के प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर रिएक्शन कई तरह के होते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल द्वारा इनिशिएटेड रिएक्शन, तो देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल की बमबारी किया, ये फ्लोरीन बना 18, अब वो टूट गया ऑक्सीजन और ये बन गया, एक रिएक्शन ये बन गया। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन की ये सूची है। जैसे लिथियम, ये आर्टिफिशियल है ना, कि हम इससे अल्फा पार्टिकल नहीं है, ये प्रोटॉनों की बमबारी कर रहे हैं या न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, है ना। और ये केवल गामा फोटॉन से ही इनिशिएट कर दिया, एक न्यूट्रॉन निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शन कई तरह के होते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होते हैं जबकि इसका जो डेल्टा क्यू वैल्यू जो होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर पॉजिटिव हो, ठीक है ना। इस साइड से इधर आने में एनर्जी जो है वो निकले, हीट निकलनी चाहिए एक्सोथर्मिक हो। ये रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस बनेगा जबकि एक्सोथर्मिक हो, ठीक है ना। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने समझ लिया। इस न्यूक्लियर रिएक्शन का कहानी थोड़ा और समझ लो कि इसमें एनर्जी कितनी निकलती है वो भी समझो। देखो कि मान लो 240 एटॉमिक मास का कोई न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये फिशन की बात कर रहे हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, ए साइज के, ठीक है ना। अब ऐसा देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है 240, उसमें न्यूक्लियन है ना। 2 फ्रेगमेंट में 120 के 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है। क्या टूट गया? 120 के 2 फ्रेगमेंट में ये टूट गया, ठीक है। अब 240 को में ये न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप जानते हो, देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये ऐसे होता है ना। तो अब ये जो है 240 वाला तो यहाँ पे है, ये 7.6 मिलियन MeV का है ना पर न्यूक्लियर। ये जो है 8.5 का है, ठीक है ना। अब इनके बीच वाले में 2 टुकड़े में यहाँ इसके आसपास में ये टूटता है, ठीक है ना। तो अब ये है, देखो अब जो डाटर न्यूक्लियाई 120 वाले हैं उनका पर न्यूक्लियन 1.5 MeV है, ठीक है ना। अब एनर्जी का जो डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो 8.5 था, बाद में हो गया, और पहले 7.6 था। इसमें बाइंडिंग एनर्जी
कितनी बढ़ रही है, देखो 0.9 MEV, है ना। तो अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस गड्ढे में चला गया। न्यूक्लियस जो है यहाँ से ये सिस्टम एक कुएं में गिर गया, इसकी वजह से ये एनर्जी देगा, ठीक है ना। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई क्या, कम हो गई। आप ये सोचो, ये बड़ा डिसिसिव है। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आप ये देखोगे तो ये सिस्टम कुछ ऐसा है, ये, ठीक है ना। ये एटॉमिक वेट के आधार पर, ए के आधार पर देखोगे तो ये जो है पहले जो है ये 7.6 पर था, है ना, -7.6 पर न्यूक्लियन से, अब -8.5 पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से यह और कुएं में गिर गया, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई। तो ये एक न्यूक्लियन से 0.9 MeV एनर्जी निकाल हुई। तो अब ये 240 जो न्यूक्लियन है वो सभी एनर्जी देंगे ना। देखो 240 न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन से इतनी एनर्जी निकल रही है, सबका 240 से गुणा करोगे तो ये 216 MeV आपकी एनर्जी निकली, ठीक है ना। 216 MeV आपकी एनर्जी निकली। अब जरा इस चीज को तुम उस पर लगाओ, यूरेनियम 238 पर, यूरेनियम 235 पर लगाओ। इसमें एक न्यूट्रॉन लिया, ठीक है ना, और ये जो है वो टूटा हुआ। तो इसने एक एटम कितनी एनर्जी दिया, 0.9 गुणते अप्रोक्सीमेटली 238 है, 235, सॉरी ये 235 है। इसका आप गुणा करोगे तो ये बनता है, इसको हमने गुणा किया तो ये आया 211.5 MeV, ठीक है। इसको एक एटम जब टूटता है तो इतना दिया, तो ये हो गया, देखो 1.6 गुणित 10 पर -13 जूल से गुणा कर दो 211 का, ये कितना आया, इसको भी आप देख लो कितना बना। ये जो है एक एटम से इतना जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसको आप ये कह सकते हो 3.38 गुणित 10 की पावर -10 जूल, यही ना। अब देखो एक एटम और एक ग्राम नहीं, अब 235 ग्राम, 235 ग्राम से कितना निकलेगा, तो नंबर कितना होगा, 235 ग्राम इक्वल टू एक एवोगाड्रो नंबर 10/23 घात, इतने पार्टिकल है ना। एक 235 ग्राम में इतना है, ठीक है। तो 235 ग्राम से एनर्जी कितनी बनी, E ड्यू टू 235 ग्राम, ठीक है ना। ये हो गई कितनी, 6 गुणित 10/23 घात गुणित 3.38 गुणित 10 पर -10, ठीक है ना। तो ये इतना जूल हो गया, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सरल कर दो, 6 गुणित 3.38 गुणित 10/13 घात जूल हो गया, ठीक है ना। अब इसको 1 किलोग्राम में 1 kg यूरेनियम से कितना बनेगा, 1 kg यूरेनियम से कितना बनेगा बताओ। तो इसमें ये होगा 6 गुणित 3.38, ठीक है। 10/13 तो है ही, 1000/235, ठीक है, इतना गुणित 10/13 घात। तो इसका
तो ये 3 ही तो हुआ। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻14 जूल आती है। ठीक है ना। 1 kg यूरेनियम से इसको और बारीक कैलकुलेट करो तो ये इतना आता है। ठीक है, 10⁻14 जूल पर kg आता है, इसी के आसपास रहता है। ठीक है, अब 1 किलोग्राम कोयले से कितनी एनर्जी होती है? 1 kg कोल जो एनर्जी देता है ना, वो कितना होता है? वो जो एनर्जी होती है कोल की वो होती है 10⁻7 जूल पर kg होती है। ठीक है, तो अब 1 kg यूरेनियम कितने के बराबर होगा? ये देख, ये 1 kg यूरेनियम इक्वल टू 10⁻7 kg कोल, है ना। और ये इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻4 टन कोल। ठीक है ना। तो ये 10,000 टन, 1000 से भाग दे दिया, इतना किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतनी एनर्जी पैदा होती है जो 10,000 टन कोयला जलाने से जितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियर एनर्जी का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वही बात यहाँ पर भी ये बताने की कोशिश तुम्हारे एनसीईआरटी में ये क्या है कि 10/1 किलोग्राम यूरेनियम के फिशन से 10/14 के आसपास एनर्जी मिलती है। ठीक है, और 1 किलोग्राम कोल से 10/7 जूल एनर्जी मिलती है, जो इक्विवेलेंट है 10/10,000 टन कोल के। हमारा रिएक्शन का क्या नाम है? ये फ्यूजन है, नहीं फिशन, सॉरी, ये फिशन, विखंडन, ये फिशन है ना। इस फिशन रिएक्शन का 2 तरह से उपयोग होता है। एक तो होता है अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अनकंट्रोल संस्थान में एटम बम बनता है, एटम बम। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये यूरेनियम फिसाइल मटेरियल ले लिया, है ना, यूरेनियम 235, ठीक, और इसमें रिएक्शन चालू करके कहीं ड्रॉप कर दिया, है ना। और इसको कंट्रोल करने को किसी को चिंता नहीं है। इससे बहुत एनर्जी पैदा होगी और फिर वो जैसा कि नागासाकी हिरोशिमा में हुआ, पूरा शहर खत्म हो गया। केवल 2 एटम थे, एक एटम नागासाकी पर डला, एक एटम था हिरोशिमा पर डाला गया। उसकी वजह से दोनों ही शहर आज तक आबाद नहीं हुए, वो सब नष्ट हो गए। ठीक है ना। ये एटम बम अनकंट्रोल्ड वातावरण में इसमें है कि एक बार रिएक्शन इनिशिएट करके, चेन रिएक्शन इनिशिएट करके छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा जो है कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं, कंट्रोल्ड फिशन, है ना। इसका काम है पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है, पावर प्लांट में उपयोग करते हैं। और उसमें क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि 10,000 टन कोल के इक्विवेलेंट 1 किलोग्राम यूरेनियम काफ़ी है। ठीक है ना। 1 किलोग्राम यूरेनियम ही इतने सारे कोयले की बचत कर सकता है, इसीलिए इसका कमर्शियल उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो कमर्शियल में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है और उसमें क्या क्या चाहिए
न्यूक्लियर रिएक्टर में जो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करते हैं उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या खासियत देखो, हमारा रिएक्शन क्या होता है, एक तो यूरेनियम 235 रहता है, उसमें एक न्यूट्रॉन लेते हैं, दोनों का रिएक्शन होता है चेन रिएक्शन, बेरियम बना और क्रिप्टन बना, ठीक, ये बना, और उसके बाद एनर्जी आएगी डेल्टा ई आती है, ठीक है। कहानी तो इतनी ही है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। पहली बात, और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, लगभग 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए जो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पहले ये न्यूट्रॉन आप पैदा कहाँ से करोगे, इस तरह के न्यूट्रॉन को जब हम पैदा करते हैं तो इनकी वेलोसिटी कंट्रोल नहीं रहती, है ना। ये कैसे पैदा करते हैं, ये एक बात है। ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की अपनी अपनी सीक्रेट तरीके होते हैं जिससे वो ये न्यूट्रॉन पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो एक न्यूट्रॉन पैदा कर दिया और चेन रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, ये बस स्विच का काम करता है, उसके बाद तो न्यूट्रॉन खुद ही पैदा होता है और चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। पहली बात, इसमें एक समस्या है, जो ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए थे ना, जैसे मान लो ये एक न्यूट्रॉन को आपने बम्बार्ड किया, ये सैंपल है, ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 न्यूट्रॉन जो पैदा हुए, कहीं ये न्यूट्रॉन बाहर ना भाग जाए, है ना, कहीं ये इस सैंपल के बाहर न जाए, भाग न जाए, ये एक समस्या आती है। तो इसलिए इस सैंपल साइज को, इसको लीकेज कहते हैं, इसको कहते हैं मैंने लीक ना हो जाए, न्यूट्रॉन बिना टकराए किसी यूरेनियम से चेन को आगे बढ़ाए लीक हो सकते हैं। तो उसके लिए इस जो सैंपल है, जो रिएक्शन है, इसका एक क्रिटिकल साइज होता है, क्रिटिकल साइज मेंटेन रखते हैं, साइज बनाते हैं, है ना। ये एक सीमा तक रहता है, एक साइज का, इतने साइज का रहेगा तो चेन रिएक्शन हो सकता है, इससे कम रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको लीकेज से रोकने की हमें व्यवस्था होती है, करनी पड़ती है। ये न्यूट्रॉन जो होते हैं ये अपनी मर्जी से चलते हैं, उसको कोई कंट्रोल तो करता नहीं, ठीक है। तो ये जो है लीक होने की इसमें चांसेस रहते हैं, तो इसमें लीकेज की समस्या होती है, उसको कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल करने के लिए उसका जो सैंपल है, जो रिएक्शन होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा साइज रहेगा, क्रिटिकल साइज से बड़ा रहेगा तो चेन रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाएगी। दूसरा, एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रॉन बाय इम्प्योरिटी, इसमें जो यूरेनियम आपने 235 रखे हो, उसके साथ यदि दूसरा कोई एलिमेंट हो जाए, दूसरे कोई इम्प्योरिटी हो, तो जो न्यूट्रॉन को ही सोख सकती है, न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उसके लिए क्या तरीका है, तो इसका प्योरेस्ट फॉर्म रखते हो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल रखना होता है, ठीक है ना। इसमें जो बाधाएं हैं ये दूसरी बात है। तीसरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रोनियम बाय यूरेनियम 238। यूरेनियम में भी दो उसके कई आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238 होता है। ये जो होता है ये न्यूट्रॉन को खा जाता है, न्यूट्रॉन को सोख लेता है, ठीक है ना। न्यूट्रोनियम के 233 है, 35 है, 38 है, ढेर सारे के रहते हैं। तो न्यूट्रोनियम अकेला नहीं रहता है, न्यूट्रोनियम ये जो है यूरेनियम है, यूरेनियम 235 हमें काम का है ना। लेकिन ये जो है यूरेनियम 238 99% रहता है। ये इसका किसी भी नेचुरल कंपाउंड यूरेनियम के सैंपल में यूरेनियम 235 99% रहता है, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा ही रहता है। तो फिर ये कहीं इसको सोख न ले, तो इसके लिए क्या है, इस यूरेनियम को इनरीच करते हैं, इनरीच करते हैं। इनरीच माने कि इसमें सैंपल में यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं इनरिच्ड। ये जो नया सैंपल है जिसमें यूरेनियम 235 का
जो मात्रा ज़्यादा होती है तो ऐसे यूरेनियम को इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है ना। तो वो है, उसको इनरिच करना पड़ता है। क्रिटिकल साइज समझ में आ गया, वो बता ही दिया है ना, कि इसका साइज को थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। दूसरी बात, ये थर्मल न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं जब जनरेट करते हो तो उनकी स्पीड होती है 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो है इनकी उसकी स्पीड होती है न्यूट्रॉनों की 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे वो एस्केप होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इनको स्लो करना पड़ता है। तो इनकी स्पीड को स्लो करने के लिए इसको मॉडरेटर की ज़रूरत होती है, मॉडरेटर की ज़रूरत होती है। मॉडरेटर माने ये जैसे क्या हुआ कि मान लो ये है न्यूट्रॉन है और इसके बीच में हाइड्रोजन एटम आ गया, तो दोनों का वजन तो बराबर ही है। ये हाई स्पीड हो जाता है, इससे टकरा जाता है और टकरा करके ये रुक जाता है, आगे जा करके ये न्यूट्रॉन रुक जाता है, स्लो हो जाता है, न्यूट्रॉन स्लो हो गया, v=0 हो गया। और ये हाइड्रोजन एटम ये इसकी एनर्जी यू वेलोसिटी यू से लेकर के चला गया, तो ये मतलब ये स्लो हो गया। तो ये जो है हाइड्रोजन एटम से मतलब कुल मिलाकर के पानी होता है H2O या D2O रहता है ना। ये जो है मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि ये न्यूट्रॉन टकरा करके वहीं रुका रहे, ठीक है ना। तो ये समझ में है क्या कि ये थर्मल न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, रिएक्शन में कई तरह की बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम लोगों ने जिक्र किया। ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता है, और स्लो करने के लिए क्या यूज करते हो, मॉडरेटर यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत है, रिएक्शन मान लो तुमने चालू कर दिया और रिएक्शन कंट्रोल नहीं हुआ, फिर क्या करोगे। तो इसके लिए कंट्रोल रॉड की ज़रूरत होती है, कंट्रोलर चाहिए ना, कंट्रोलर चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड, है ना। ये कंट्रोल रॉड ये कैडमियम के रक्षणें होती हैं, है ना, जो ये न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या कम कर देते हैं। रास को जैसे ही घुसेड़ दोगे उस रिएक्शन में, रिएक्टर में, तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या स्लो हो जाती है, तो रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है ना। तो जब कंट्रोल करना होगा तो इसने कैडमियम रॉड से हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये टिपिकल रिएक्शन रिएक्टर का ये चित्र है, हाँ ये रिएक्टर का चित्र है। देखो ये चैम्बर है जहाँ पर फिशन चैम्बर है, ये वाला हिस्सा है ना। यहाँ पर क्या क्या रखा, देखो ये कंट्रोल रॉड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा फ्यूल है, ये जो है फ्यूल की रॉड है, ये यूरेनियम रॉड्स है, ठीक है। यहाँ ये फिशन चैम्बर है, इसको बोला न्यूट्रॉन पैदा करके इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अब एनर्जी पैदा होती है यहाँ पर, वो एनर्जी बेसिकली गामा फोटॉन के रूप में, है ना, गामा किरणों के रूप में होती है। तो इन गामा को ये मैटर से टकराना पड़ेगा, काफ़ी मोटी दीवार बनाते हैं इसके चारों ओर, चैम्बर के ऊपर बहुत मोटी, करीब 2-3 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार बनाते हैं इस चैम्बर में, ठीक है ना। कितना, 2-3 मीटर, बहुत मोटी दीवार, ताकि ये जो है रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और ये जो है चैम्बर टूटे नहीं, और सारा जो एनर्जी है वो एनर्जी इसी में कन्फाइंड रहे। अच्छा, यहाँ पर एक पंप है, यहाँ कूलेंट यूज करते हैं, तो ये जनरली कूलेंट जो होता है सोडियम, लिक्विड सोडियम रहता है। क्या है, लिक्विड सोडियम। तो ये क्या होता है, कूलेंट इस एनर्जी को, इस चैम्बर से एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र कराता है, ये पानी को देता है, पानी भाप बनता है इस चैम्बर में, और भाप बन करके इस टरबाइन को चलाता है, स्टीम टरबाइन है, और उससे यहाँ एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक।
ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी है। इसमें क्या क्या लग रहा है मोटे तौर पर आप थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी चीज़ें सिद्धांत समझ गए। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूल लगता है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? यूरेनियम 235 है। कॉमनली यूज न्यूक्लियर फ्यूल जो है 233 भी काम आता है, प्लूटोनियम 239 भी काम आता है ना। तो हम लोगों ने ये तीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अपने पास थोरियम का खनिज है ना, ये थोरियम है। ये थोरियम को ज़्यादा, पहले थोरियम को प्लूटोनियम में बदलते हैं, ठीक है ना। प्लूटोनियम में बदलते हैं और फिर उसके बाद फ्यूसाइल, अच्छा प्लूटोनियम 239 है ना, 239 में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फ्यूल पर्याप्त मात्रा में, तो हम लोग इस सिस्टम का इस फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। उसके बाद मॉडरेटर के रूप में क्या यूज होता है? मॉडरेटर क्या होता है? पानी D2O है ना। इसमें जब इसका काम है स्लो डाउन करना, तो न्यूट्रॉनों को स्लो करने के लिए ये ग्रेफाइट की छड़ें भी प्रयोग होती है, पानी भी प्रयोग होता है, ड्यूटेरियम भी प्रयोग होता है ना, और पैराफिन। तो ये कई चीज़ें प्रयोग करते हैं। अब वो कमर्शियल जो वायबल है उसको देखते होंगे, ठीक है। और सच न्यूट्रॉन ये कहता है कि व्हेन द न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन द प्रोटॉन मॉडरेटर सस्टेन्स देयर एनर्जी इंटरचेंज एंड देयर न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन। हो गया। ये थर्मल न्यूट्रॉन, ये कहीं से पैदा किया, न्यूट्रॉन पैदा किया आपने, उसको इससे चेन रिएक्शन चालू करते हो, है ना। और ये जो तुम्हारे न्यूट्रॉन पैदा होंगे तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा मॉडरेटर से गुजरना पड़े जिससे स्लो हो और यूरेनियम से टकराए। ये कंट्रोल रॉड होती है, कंट्रोल रॉड में ये कैडमियम की छड़ होती है। कंट्रोल रॉड सब ये रॉड होती है, देखो बोरन की होती है या कैडमियम की होती है, ठीक है ना। ये कंट्रोल रॉड का बस एक ही फंक्शन है कि जब ज़्यादा रिएक्शन तेज हो गया तो उसको स्लो करना, ज़रूरत पड़े तो उसको स्लो कर दें और ज़रूरत पड़ेगी तो उस भट्टी को बुझा भी देना, ये करना। तीसरा कूलेंट है। कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम प्रयोग करते हैं और कई बार पानी भी वाटर, हेवी वाटर, है ना, सर्व एज ए कूलेंट, ठीक है। और ये लिक्विड सोडियम भी प्रयोग करते हैं जनरली एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो लिक्विड सोडियम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसे करके वो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया और वो फिर आउट करके आपको एनर्जी बनती है, ये बिजली बनती है, ठीक है ना। तो अब ये जो है आपका ये जो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब आगे जो है ये रिएक्टर का क्या उपयोग करते हैं, ये देखो। इसका फिशन का जो उपयोग है, दे आर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रयोग होता है। अच्छा, आजकल पनडुब्बियां सबमरीन भी, न्यूक्लियर सबमरीन भी बनने लगी है, तो प्रोपल्जन ऑफ शिप में भी काम करता है और सबमरीन भी बनने लगे। तो न्यूक्लियर सबमरीन की क्या फ़ायदा है कि एक तो आवाज़ नहीं करती, शोर नहीं करती और तेज़ चलती हैं। एक बार फ्यूल आपने लगा लिया, 1 किलोग्राम मान लो यूरेनियम डाल दिया, तो कई सालों तक वो पनडुब्बी समुद्र के अंदर डूबी हुई चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन में भी इसका उपयोग करते हैं और ये न्यूट्रॉन बीम बनाने में भी काम करते हैं। दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम हाई इंटेंसिटी विथ यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के मरीजों को ट्रीट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए भी न्यूट्रॉन बीम बनाने का काम आता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर ये जो है आपका फिशन का क्या उपयोग होता है, ये हम लोग समझ लिए।
अब ये एक और रिएक्टर होता है जो जनरल नॉलेज में जनरली पूछा जाता है, ये है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या, अभी तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर आपने देखा, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है कि ये जो है आपका फ्यूल बनाने के काम में आता है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, आपको फिसाइल मटेरियल, इसको कहते हैं फिसाइल मटेरियल बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास यूरेनियम 238 है, 238 को 235 में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो क्या करते हैं, यूरेनियम 238, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कि यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन की बमबारी किया, लेकिन इसके लिए हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। बमबारी किया, अब यूरेनियम 239 में बदल गया, ठीक है। अब ये वाला जो है, फिर ये नेपच्यूनियम इतना बदला, फिर प्लूटोनियम बना, ये अब चेन रिएक्शन चालू हो गई, और फिर लास्ट में इसका आउटपुट प्रोड्यूस जो होता है यूरेनियम 235 हुआ। तो ये प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 दोनों ही फिसाइल मटेरियल है ना। तो यूरेनियम 238 को हम इनरिच करने के काम में आते हैं, इस तरह से इनको कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है ना। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर समझ गए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है फ्यूजन। फ्यूजन भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। देखो फ्यूजन रिएक्शन में जैसा कि हमने बताया था कि जैसे आपका एक प्रोटियम हाइड्रोजन है ना, और ये ट्राइटियम है, ये मिल करके हीलियम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, और इससे इनको एनर्जी मिलती है। तो देख, और ये जरूरी नहीं कि ये ट्राइटियम ही लें, ये कई चरणों में है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रही है, कैसे बना देखो, पहले ये जो है हाई एनर्जी पे, ये जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन में क्या करते हैं, दो एटम मिल करके एक बड़ा एटम बनाते हैं, उसको फ्यूज कहते हैं। फ्यूज माने अरे पानी की दो बूंदें ले लो, दोनों मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है ऐसे, और ऐसा करने में एनर्जी निकलती है। तो ये शुरुआत वाला जो फ्यूजन जोन है ना, आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व का देखा होगा, ये फ्यूजन वाला रेंज है। ये इसमें छोटे न्यूक्लियस मिल करके बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यही काम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या होगा, ये पहले चरण में ये दो प्रोटॉन मिल करके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं, एक पॉजिट्रॉन बनता है, एक न्यूट्रिनो बनता है, और इतनी एनर्जी पैदा होती है पहले चरण में, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके एनिलेट होते हैं, और इतना वो गामा प्रोटॉन बनाते हैं। ये इतना जो है 1.20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनहिलेशन से एनर्जी मिलती है, ये एनहिलेशन है ना, विनाश हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो ड्यूटेरियम बना और इसके साथ मिलकर के हीलियम ये बना, और उससे क्या बना, ये गामा प्रोटॉन निकला और 5.49 MeV एनर्जी निकली, ठीक है। तीसरे चरण में ये जो ट्राइटियम बना, ये हीलियम 3 बना, और ये दो हीलियम 3 मिल करके ये बना, और ये भी प्रोटॉन बनता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली पूरे रिएक्शन का सार ये हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शन में आप लोग जानते हो ना, केमिकल रिएक्शन का सार कि 4 प्रोटॉन मिल करके एक हीलियम संयुक्त हुआ, और उसमें 26.7 MeV क्या है, ये जो है पूरे में 4 प्रोटॉन है ना, मिल करके ये 26.7 MeV एनर्जी निकालते हैं, देते हैं। तो एक प्रोटॉन कितना एनर्जी देगा, ये हो गया 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया तो 4 छक्का 24, और ये 6.6 MeV
पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, यही ना, 4 ही तो दिया ना, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है 6.6 MeV कितना पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन एनर्जी मिली, ठीक है ना। अब ये देखो, अब फिशन वाले में एनर्जी तुम्हारे, ये फ्यूजन में एनर्जी कितनी होती थी, 0.93 MeV पर न्यूक्लियन मिलती थी, न्यूक्लियन मिलती थी, ठीक है ना। ये कितना मिलती है, ये जो है पर न्यूक्लियन, इसमें एनर्जी 6.4, करीब करीब 6 या 7 टाइम ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो फिशन की जो एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, ठीक है ना। तो 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एन एटम विथ दिस इतना एनर्जी, ठीक है ना। तो इससे इनकी एनर्जी 6.6 MeV पर न्यूक्लियन पैदा हुआ, और जो कि फ्यूशन से, जो कि फिशन रिएक्शन पीछे वाला पड़े हो, उससे करीब करीब 7 गुनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसकी एक समस्या है, इस रिएक्शन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तरह इस रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना, इट इज नॉट कंट्रोलेबल। इसका कंट्रोल फ्यूजन अभी तक हम क्या, पूरे मानव जाति ने भी, किसी भी देश ने इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस पर रिसर्च किया जा रहा है। दिक्कत क्या है कि ये जो रिएक्शन है 10⁸ केल्विन पे ये परफॉर्म होता है। ये जो रिएक्शन है बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, इतने टेम्परेचर पर इनको, इस पूरे मटेरियल को कन्फाइन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। इसको कैसे रखेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये नहीं पता है, और इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पता होने से इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन अनकंट्रोल्ड वे में इसका उपयोग होता है। अनकंट्रोल्ड रूप में हाइड्रोजन बम में उपयोग होता है। हाइड्रोजन बम कैसे बनता होगा, तो एक बीच में एटम बम रहता है, और इसके चारों ओर एक, इसके बीच में हीलियम रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बम में ये बीच में ये हीलियम ने, ये हाइड्रोजन का गैस इसमें रख देते हैं, और ये बीच में क्या होता है, एटम बम रख देते हैं। पहले एटम बम ब्लास्ट होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और उस पर फिर ये फिशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ये फ्यूजन की रिएक्शन शुरू हो जाती है, फिर हाइड्रोजन बम काम करता है। तो अनकंट्रोल्ड परिस्थिति में तो हाइड्रोजन बम बना लिया है, लेकिन ये जो कंट्रोल परिस्थिति में अभी तक इस रिएक्शन का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये फ्यूजन रिएक्शन का उपयोग कहाँ होता है, ये सूरज में होता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी बता, तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हीलियम इज द नॉट द ओनली एलिमेंट दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है ना। ये कार्बन भी बन सकता है, जब हीलियम खत्म हो जाती है तो कार्बन भी बनता है, और फिर, ठीक है ना। तो ये हीलियम भी अभी पहला चरण में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बनती है, ठीक है, और अब दूसरे चरण में हीलियम कंज्यूम होकर के कार्बन बनता है, ठीक है। तो और ये जो है, ये जो फ्यूजन है, यही सूरज की एनर्जी का कारण है। सूरज से एनर्जी कैसे पैदा होती है, वो ये फ्यूजन के कारण पैदा होती है। कोई पूछे कि सूरज में सोलर एनर्जी का स्रोत क्या है, तो फ्यूजन। सूरज जो होते हैं वो हाइड्रोजन का भंडार है, और वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन चालू है,
उसी से आपको एनर्जी मिलती रहती है। ये फ्यूजन रिएक्शन 10⁸ केल्विन टेम्परेचर पर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वो जो तारा, जैसे मान लो ये सूरज है, ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जिस समय ये सूरज के कोर का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो फिर इसके बाद इसका टेम्परेचर डाउन होकर सिकुड़ेगा, तो फिर इसके ग्रेविटी के कारण, है ना, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो हीलियम जो होती है उसका चक्र चालू हो जाता है, ठीक है ना, और वो कार्बन साइकिल चालू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हीलियम भी खत्म हो गई, सारा फ्यूल खत्म हो गया, तो ये जो है सूरज जो होता है वो रेड जाइंट बन करके ये फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है और उसके बाद मर जाता है। बस यही कहानी है। तो ये जो सूरज, ऐसे है प्रकृति में तारों का बनना और तारों का मरना ये हमेशा लगा रहता है। लेकिन ये हमारे सूरज की आयु अभी बहुत हाई है, 5 बिलियन ईयर, ठीक है ना। तो अभी सूरज की आयु 5 बिलियन खत्म हो चुकी है और 5 बिलियन और साल जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये इस पूरी कहानी ये बताते हैं कि एक तारा कैसे पिचकता है और पिचक करके फिर गर्म होता है, फिर उसके बाद जब पूरा मामला ख़त्म हो जाता है तो वो फैलता है। तो रेड जायंट कैसे बनता है। तो ये फ्यूजन रिएक्शन की कहानी तारों के जीवन और मरण की कहानी है, ठीक है। कंट्रोल थर्मल न्यूक्लियर अभी तक हम कर नहीं पाए, है ना, और शायद इसकी वजह ये है कि अभी तक वो जो प्लाज्मा होता है ना, उस प्लाज्मा को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। रिसर्च जारी है, यदि वो हो जाता है तो ये फ्यूजन को आप एक यूजफुल एनर्जी के रूप में उपयोग कर सकोगे, ठीक है। तो इस अब हम स्लाइड के अंत में आ चुके हैं और ये जो न्यूक्लियस का जो थियोरेटिकल पार्ट है यहाँ पर पूरा होता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।